श्री जोशी, श्री शिवराज, डॉक्टर अंबेडकर और श्री निवासन ने इन प्रस्तावों को अवर-श्रेष्ठ की कोटि में रखा है और उनका विचार है कि वयस्क मताधिकार का तत्कालिक प्रवर्तन व्यवहार्य भी है और वांछनीय भी। माननीय काउसजी जहांगीर, माननीय पीसी मित्तर और श्री बसु हमारे सुझाए गए अधिकतम या न्यूनतम से सहमत नहीं है, बल्कि वे तो चाहते हैं कि मताधिकार आयोग का विवेकाधिकार सर्वथा स्वच्छंद हो। मसूदा रिपोर्ट के मुद्दा संख्या 4 पर चर्चा। डॉक्टर अंबेडकर, मैं पैराग्राफ 4 में एक संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हूं और वह यह है कि दूसरी धारा की पंक्ति 2 में यह किस सीमा शब्दों के पहले वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध निर्वाचन तंत्र के साथ जोड़ दिया जाए। तब यह यूं पढ़ा जाएगा, इस बात पर कुछ मतभेद था कि वर्तमान परिस्थितियों में यह किस सीमा तक व्यवहार होगा। अनेक सदस्य अन्य कारण भी तो हैं। डॉक्टर अंबेडकर, यह मेरा संशोधन है, मैं यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं, क्योंकि समिति का जो अभिप्राय है वह उसे बेहतर ढंग से समझते हैं, लेकिन मेरे मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा वह यह था कि उन लोगों में से अधिसंख्य जिन्होंने सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार को आसान भविष्य के लिए व्यवहारिक राजनीति समझकर उसका विरोध किया था कि भारत में पर्याप्त निर्वाचन तंत्र का अभाव है जो ऐसी स्थिति में निपटने के योग्य हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया हो। अध्यक्ष, अब डॉक्टर अंबेडकर, मेरा अपना यह विचार है कि यही एकमात्र कारण नहीं था जिस पर मामले की बुनियाद रखी गई हो। हाँ, यह मुख्य कारणों में से एक अवश्य था, लेकिन समिति के मत को अभी लिखित करते हुए मैं नहीं समझता कि हमें इतना ही कहकर रह जाना चाहिए कि वही एकमात्र कारण था। उदाहरण के लिए संचार संबंधी कठिनाइयों और यात्रा आदि की सुविधाओं का अभाव और उसी प्रकार के अन्य कारणों पर भी बल दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर, मैं तो यह चाहता हूं कि इसे रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से कह दिया जाए। श्री जोशी, आप यही बात कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह निर्वाचन संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण है। माननीय काउसजी जहांगीर, लेकिन इस पर कुछ और आपत्तियां भी हैं। श्री जोशी, हम सामान्य बहुमत की बात कर रहे हैं, उन लोगों की नहीं जो सिद्धांत रूप में मत नहीं देना चाहते। अध्यक्ष, मेरा विचार है कि जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है उसी से बात स्पष्ट हो जाती है। आखिर आपकी और श्री जोशी की बात टिप्पणी के अंत में आ जाती है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, वह तो मैं समझ रहा हूँ। हालांकि हम चाहते तो यही है कि आदर्श व्यवस्था हो जाए, लेकिन यह भी लगता है कि हमें दूसरे विकल्प पर ही सहमत होना पड़े। लेकिन हम चाहते हैं कि वह विकल्प जितना अच्छा बन सके बनाया जाए। मैं समझता हूँ मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि विशेष मताधिकार समिति उस पर विचार कर सके। अध्यक्ष, मैं नहीं समझता कि उससे समिति का बहुमत सहमत हो पाएगा। मेरा विचार है कि समिति के अधिसंख्य लोग यह महसूस करेंगे कि शब्दों को सशर्त न बनाया जाए। अब यह बताइए कि अगले वाक्य के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो इस प्रकार शुरू होता है, हम सिफारिश करते हैं कि एक विशेष मताधिकार आयोग नियुक्त किया जाए जिसे अनुदेश दिया जाए कि वह मतदाताओं की संख्या तत्काल बढ़ाने की व्यवस्था करे ताकि उससे कुल जनसंख्या के कम से कम 10% बल्कि इससे भी बड़े भाग को, लेकिन जो कुल जनसंख्या के 20% भाग से अधिक ना हो, मतदान का अधिकार प्राप्त हो। ऐसा तभी किया जाए जब पूरी जांच पड़ताल के बाद ऐसा करना व्यवहारिक तथा वांछनीय जान पड़े। डॉक्टर अंबेडकर, मैं प्रश्न 3 पर एक संशोधन करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं के स्थान पर बल्कि रख दिया जाए। अध्यक्ष, हम में से अधिसंख्य का, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, यह विचार था कि 25% की तत्काल वृद्धि भी कुछ ही स्थान से ही की जा सकती है और इसलिए मैं समझता हूँ हमसे इसे और अधिक खींचने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। अब डॉक्टर अंबेडकर, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि और वांछनीय शब्द निकाल दिया जाए। यह मामला चाहे जो वृद्धि भी वांछनीय हो या नहीं, ऐसा है जिसका निर्णय समिति को ही करना चाहिए। इसका निर्णय विशेषज्ञ मताधिकार आयोग नहीं कर सकता। आयोग की नियुक्ति तो इसलिए की जाती कि वह उन निर्णयों को कार्य रूप देने के उपाय तलाश करे जो हमने किए हैं। यह मामला
कि कितनी वृद्धि वांछनीय है। निश्चित रूप से ऐसा है जो नए मताधिकार आयोग की सामर्थ्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस दृष्टि से देखा जाए तो मेरे विचार में इन शब्दों को निकाल देना जरूरी है। अध्यक्ष, क्या व्यवहार है और क्या वांछनीय, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। व्यवहार शब्द में बड़ा लचीलापन है, इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है। या तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत आसान भी है, लेकिन इसे प्राप्त करना संभव भी हो सकता है, और तब आप इसे व्यवहार कहते हैं। वांछनीयता पर विचार करते समय आप अपने मस्तिष्क से इस बात को नहीं निकाल सकते कि वह किस सीमा तक व्यवहार है। इन दोनों को किसी हद तक एक दूसरे के निकट आना ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर, हमने यह निर्णय किया है कि हमारी राय में ऐसी वृद्धि जिसमें 25% जनसंख्या आती हो वांछनीय है। अध्यक्ष, आपने व्यवहार जैसे लचीले शब्द का प्रयोग किया है और यही मेरे लिए उलझन की बात है। आप इन दोनों शब्दों को एक दूसरे से अलग अलग नहीं रख सकते। व्यवहार और वांछनीय अन्योन्याश्रित नहीं है, और आपने ऐसे ही लचीले शब्दों का प्रयोग किया है। मेरी राय में यदि दोनों शब्दों को वहां रख दिया जाए तो बेहतर होगा। हमने शुरू में ही यह कहकर अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि हम वयस्क मताधिकार को एक आदर्श मानते हैं और उसकी कामना करते हैं। अध्यक्ष, अच्छा हो यदि इस पर पंक्तिवार चर्चा करें। यदि कोई संशोधन पेश हो तो कोई सज्जन टोकेंगे तो नहीं। हम सिफारिश करते हैं कि आयोग को इस वृद्धि की व्यवस्था के अलावा इस योजना के समावेश पर विचार करना चाहिए, जिसके अनुसार उन सभी वयस्कों को जो प्रत्यक्ष मत के पात्र नहीं है 20-20 के प्राथमिक वर्गों में एकत्र कर लिया जाए, और उसके पहले इन शब्दों के समावेश का प्रस्ताव किया जाता है या किसी अन्य उपयुक्त ढंग से। क्या इस पर कोई आपत्ति है, ताकि प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव किया जा सके, जिसे या तो उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्षतः अर्ह मतदाताओं उनके लिए निर्मित पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में तृतीय निर्वाचनों में मतदान करने की पात्रता प्राप्त हो। श्री जोशी, श्री शिवा राव, डॉक्टर अंबेडकर और श्री निवासन इन प्रस्तावों को केवल दूसरा सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं, और उनका विचार है कि वयस्क मताधिकार का प्रवर्तन व्यवहार्य और वांछनीय दोनों है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं यह कहना चाहता हूँ, श्री के.टी. पाल की भी वही राय है जो मेरी है। अध्यक्ष, इसे नोट किया जाएगा। श्री जोशी, मेरा प्रस्ताव है कि दूसरा सबसे अच्छा विकल्प के स्थान पर सर्वथा अपर्याप्त शब्द रख दिया जाए। अध्यक्ष, यह तो प्रस्ताव में आप महानुभाव के सोचने की बात है। यदि आप दूसरा अच्छा विकल्प के स्थान पर सर्वथा अपर्याप्त रखना चाहते हैं तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। अतः इस प्रस्ताव यूं पढ़ा जाएगा। श्री जोशी, श्री शिवा राव, डॉक्टर अंबेडकर, श्री निवासन और श्री के.टी. पाल इन प्रस्तावों को सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं, और उनका मत है कि वयस्क मताधिकार का प्रवर्तन व्यवहार भी है और वांछनीय भी। श्री जादव, इस सूची में मेरा नाम भी लिख लीजिए। अध्यक्ष, इसे नोट कर लिया जाएगा। आगे यह लिखा जाएगा। माननीय काव सजी, जहांगीर, पी.सी. मित्तल और श्री बसु हमारे सुझाव गए न्यूनतम या अधिकतम से सहमत नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि मताधिकार आयोग का विवेकाधिकार सर्वथा स्वतंत्र होना चाहिए। जाहिर है कि यह मामला ऐसा है जिस पर वे जो चाहे कह सकते हैं। अध्यक्ष, छोटे समुदायों को वास्तव में मतदाताओं की संख्या से इतना संरक्षण नहीं मिलता जितना उनके प्रतिनिधियों की संख्या से मिलता है, चाहे उनके पृथक निर्वाचक मंडल अथवा उनके संयुक्त निर्वाचक मंडल हो जिनमें आरक्षण का प्रावधान हो। वही उनका मुख्य संरक्षण है। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या हम प्रत्येक समुदाय शब्द का प्रयोग करने के बजाय यह नहीं कह सकते जो श्री चिंतामणि ने मुझे बताया था। हमारी यह इच्छा है कि मताधिकार आयोग को अपना प्रस्ताव रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श प्रणाली बड़े समुदायों को यथासंभव आनुपातिक संख्या में मत प्रदान करेगी आदि। मैं समझता हूँ इससे काम चल जाएगा। माननीय काव साजी, जहांगीर, दो बड़े समुदाय। अध्यक्ष, इनका तर्क यह है कि ये अपने आप को बड़े समुदायों के साथ सीमित नहीं करना चाहते,